हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में रीतिकाल को पढ़ रहे हैं। रीतिकाल को शुक्ल जी ने कुल 3 प्रकरणों में डिवाइड किया है, जिसमें हम लोग इसका प्रकरण 2 रीति ग्रंथकार कवियों को पढ़ रहे हैं। इसमें रामचंद्र शुक्ल ने कुल 57 कवियों को रखा है। इसके अंतर्गत इसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें हम लोग ने एक क्लास में इसके 1 से 15 तक के कवियों को कंप्लीट किया था। कल वाली क्लास में हम लोग ने इसके 16 से लेकर 40 तक के कवियों को कंप्लीट किया था। तो अगर आप लोग ने इन क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन क्लासों को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 41वें नंबर के कवि आते हैं मनीराम मिश्र। ये कन्नौज निवासी इच्छाराम मिश्र के पुत्र थे। तो इनके पिता का नाम हो गया इच्छाराम मिश्र। इन्होंने संवत 1829 में छंद छप्पनी और आनंद मंगल नाम की 2 पुस्तकें लिखी। तो छंद छप्पनी और जो आनंद मंगल है, इनका जो समय है वो हुआ संवत 1829। आनंद मंगल भागवत दशम स्कंद का पद में अनुवाद है। तो आनंद मंगल जो ग्रंथ है इनका, उसमें इन्होंने भागवत के दशम स्कंद है जो उसका पद में अनुवाद किया है। और छंद छप्पनी जो है वो छंद शास्त्र का बड़ा ही अनूठा ग्रंथ है। तो मनीराम मिश्र के संबंध में आप लोग बस इनके 2 ग्रंथ याद रखेंगे, एक छंद छप्पनी और दूसरा आनंद मंगल। फिर अगले कवि हैं चंदन। ये नाहिल पुआया जिला शाहजहांपुर के रहने वाले बंदीजन थे और गौड़ राजा केसरी सिंह के पास रहा करते थे। तो इनके आश्रयदाता राजा जो हो गए वो हो गए राजा केसरी सिंह। श्रृंगार सागर, काव्याभरण, कल्लोल तरंगिणी, ये 3 रीति ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। इनके अतिरिक्त इनके निम्नलिखित ग्रंथ और हैं: केसरी प्रकाश, चंदन सस्तई, पथिक बोध, नखशिख, नाम माला कोश, पत्रिका बोध, तत्व संग्रह, शीत वसंत, ये कहानी है, कृष्ण काव्य और प्रज्ञ विलास। तो उन 3 ग्रंथों के अतिरिक्त इनके ये 10 ग्रंथ और मिलते हैं। लेकिन ये जो श्रृंगार सागर, काव्याभरण और कल्लोल तरंगिणी है, ये रीति ग्रंथ हैं इनके। ये एक अच्छे चलते कवि जान पड़ते हैं। इन्होंने काव्याभरण संवत 1845 में लिखा है। फुटकल रचना तो इनकी अच्छी ही है। शीत वसंत की कहानी भी इन्होंने प्रबंध काव्य के रूप में लिखी है। शीत वसंत की रोचक कहानी इन प्रांतों में बहुत प्रचलित है। अब यहाँ पर शीत वसंत की कहानी के बारे में बताया जा रहा है। उसमें विमाता के अत्याचार से पीड़ित शीत वसंत नामक 2 राजकुमारों की बड़ी लंबी कथा है। इनकी पुस्तकों की सूची देखने से यह धारणा होती है कि इनकी दृष्टि रीति ग्रंथों तक ही बद्ध न रहकर साहित्य के अंगों पर भी थी। तो ये पंक्तियां जो है ये इम्पोर्टेंट हैं। ये फारसी के भी अच्छे शायर थे और अपना तखल्लुस संदल रखते थे। इनका दीवाने संदल कहीं कहीं मिलता है। तो ये रीति ग्रंथकार के अतिरिक्त ये फारसी के भी अच्छे शायर थे और इनका फारसी का एक ग्रंथ मिलता है दीवाने संदल। इनका कविता काल संवत 1820 से 1850 तक माना जा सकता है। फिर इनका एक यहाँ पर सवैया दिया जा रहा है, जिसमें ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है: ब्रजवारी गवारी दे जाने कहाँ, यह चातुरता ना लुगायन में, पुनि बारिनी जानी अनारिन है, रुचि ए तिन चंदन नायन में। तो ये पंक्तियाँ इसकी इंपॉर्टेंट है। फिर अगले कवि आते हैं देवकी नंदन। ये कन्नौज के पास मकरंद नगर ग्राम के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शशली शुक्ल था। इन्होंने संवत 1841 में श्रृंगार चरित्र और 1857 में अवधूत भूषण और सरफराज चंद्रिका नामक रस और अलंकार की ग्रंथ बनाए। संवत 1843 में ये कुंवर सरफराजगिरी नाम के किसी धनाढ्य महंत के यहाँ थे, जहाँ इन्होंने सरफराज चंद्रिका, तो इनके नाम पर ही और इनके आश्रय में ही रहते हुए इन्होंने सरफराज चंद्रिका नाम का ग्रंथ, एक अलंकार ग्रंथ लिखा था। तो ये सरफराज चंद्रिका है, ये एक अलंकार ग्रंथ है। इसके उपरांत ये रुद्रमऊ जिला हरदोई के रईस अवधूत सिंह के यहाँ गए, जिनके नाम पर इन्होंने अवधूत भूषण बनाया। इनका एक नखशिख भी है। शिव सिंह को इनके इस नखशिख का ही पता था, दूसरे ग्रंथों का पता नहीं। तो शिव सिंह सेंगर जो हैं, तो इनको केवल इनके एक ये नखशिख का ही पता था, बाकी इन ग्रंथों के बारे में इन्हें पता नहीं था। तो इसका जिक्र इन्होंने अपने ग्रंथ में नहीं किया होगा।
श्रृंगार चरित्र में रस, भाव, नायिका भेद आदि के अतिरिक्त अलंकार भी आ गए हैं। अवधूत भूषण वास्तव में इसी का कुछ परिवर्धित रूप है, यानी कुछ बदला हुआ रूप है। इनकी भाषा मंझी हुई और भावप्रौढ़ है। बुद्धि वैभव भी इनकी रचना में पाया जाता है। कहीं कहीं कूट भी इन्होंने कहे हैं। कला व चित्र की ओर अधिक झुकी हुई होने पर इनकी कविता में लालित्य और माधुर्य पूरा है। फिर यहाँ पर 2 कवित्व इनके दिए जाते हैं, जिसमें ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। बैठी रंग रावट में हेरत पिया की बाट, आए न बिहारी भई निपट अधीर में। फिर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। ठौर ठौर डोलत मराल मतवारे, जैसे मोर मतवारे त्यों चकोर मतवारे हैं। फिर 44वें नंबर के कवि हैं महाराज राम सिंह। ये नरवलगढ़ के राजा थे। इन्होंने रस और अलंकार पर 3 ग्रंथ लिखे हैं, यानी रस और अलंकार पर इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं। अलंकार दर्पण, रस निवास जिसका समय है 1839 और रस विनोद संवत 1860। अलंकार दर्पण दोहों में है, जिसमें इनका जो अलंकार दर्पण ग्रंथ है ये दोहों में है। नायिका भेद भी अच्छा है। ये एक अच्छे और प्रवीण कवि थे। यहाँ पर इनका एक उदाहरण दिया जा रहा है। सोहत सुंदर श्याम सिर, मुकुट मनोहर जोर, मानो नीलमणि शैल पर नाचत राजत मोर। फिर अगले हैं भान कवि। इनके पूरे नाम का पता नहीं है। इन्होंने संवत 1845 में नरेंद्र भूषण नामक अलंकार का एक ग्रंथ बनाया। तो इनका जो नरेंद्र भूषण ग्रंथ है वो एक अलंकार ग्रंथ है, जिससे केवल इतना पता लगता है कि ये राजा जोरावर सिंह के पुत्र थे और राजा रणजोर सिंह बुंदेल के यहाँ रहते थे। तो इनके आश्रयदाता राजा हो गए राजा रणजोर सिंह बुंदेल। इन्होंने अलंकारों के उदाहरण श्रृंगार रस के बराबर ही वीर, भयानक, अद्भुत आदि रसों के लिखे हैं। इसमें इनकी ग्रंथ में कुछ नवीनता अवश्य दिखाई पड़ती है, जो श्रृंगार के सैकड़ों वर्ष पिष्ट पेषण के ऊबे हुए पाठक को विराम सा देती है। इनकी कविता में भूषण की सी फड़क और प्रसिद्ध श्रृंगारियों की सी तन्मयता और मधुरता तो नहीं है, पर रचना प्रायः पुष्ट और परिमार्जित है। रस मतवारे ये जोरावर दुलारे, तब बाजत नगारे भय गालिब दिलीस पर, दल के चलत भर भर होत चारों ओर, चलत घरनी भारी भर सो फनीस पर। फिर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। घन से सघन श्याम इंदु पर छाए रहे, बैठी तहाँ असीत दुई रेफन की पातिसी। फिर अगले कवि आते हैं थान कवि। ये चंदन बंदी जन के भांजे थे। जो हम लोग ने चंदन देखा था उसके ये भांजे थे और डौंडिया खेरा जिला रायबरेली में रहते थे। इनका पूरा नाम था थान राय। तो थान कवि का पूरा नाम क्या था? थान राय। इनके पिता निहाल राय, पितामह महासिंह और प्रपितामह लाल राय थे। इन्होंने संवत 1848 में दलेल प्रकाश नामक एक रीति ग्रंथ चाणुरा बैसवारा के रईस दलेल सिंह के नाम पर बनाया था। तो दलेल प्रकाश जो है वो दलेल सिंह के नाम पर बनाया था। इस ग्रंथ में विषयों का कोई क्रम नहीं है। इसमें गुण विचार, रस, भाव, भेद, गुण दोष आदि का कुछ निरूपण है और कहीं कहीं अलंकारों के कुछ लक्षण भी दे दिए गए हैं। कहीं राग रागनियों के नाम आए हैं तो उनके लक्षण भी कह दिए गए हैं। तो इस जो ग्रंथ है इनका दलेल प्रकाश, उसमें ना कोई क्रम नहीं रखा गया है। कुछ रस रख दिए गए हैं, भाव, भेद, गुण, दोष और फिर राग रागनियों के भी नाम आ गए हैं। तो कोई क्रम से नहीं रखा गया है। पुराने टीकाकारों की सी गति है। अंत में चित्र काव्य भी रखे हैं। सारांश यह है कि इन्होंने सर्वांगपूर्ण ग्रंथ बनाने के उद्देश्य से इसे नहीं लिखा है। अनेक विषयों में अपनी निपुणता का प्रमाण सा इन्होंने उपस्थित किया है। क्योंकि इन्होंने अपने ग्रंथ में कोई क्रम नहीं रखा और अलग अलग विषय रखे हैं, इससे पता चलता है कि ये अपनी निपुणता का परिचय इस ग्रंथ में देना चाहते थे। ये इसमें सफल हुए हैं। यह अवश्य कहना पड़ता है कि जो विषय लिया है उस पर उत्तम कोटि की रचना की है। भाषा में मंजुलता और लालित्य है। हस्त वर्णों की मधुर योजना इन्होंने सुंदर की है। फिर यहाँ से ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। यदि अपने ग्रंथों को इन्होंने भानुमति का पिटारा न बनाया होता और
एक ढंग पर चले होते तो इनकी बड़े कवियों की सी ख्याति होती। फिर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। दासन पे दाहिनी परम हंस वाहिनी हो, पोथी कर बीना सुरमंडल मढ़त है। आसन कवल अंग अंबर धवल, मुख चंद सो अवल रंग नवल चढ़त है। ऐसी मातु भारती की आरती करत थान, जाको जस बीती ऐसे पंडित पढ़त है। तो ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। फिर ये वाली, कलुष हरनी सुख करनी सर सरन जन, बरनी बरनी जस कहत धर निधर। ये पंक्तियाँ जो थी ये इंपॉर्टेंट थी। फिर अगले कवि हैं बेनी बंदीजन। ये 32 जिला रायबरेली के रहने वाले थे और अवध के प्रसिद्ध वजीर महाराज टिकायत राय के आश्रय में रहते थे। उन्हीं के नाम पर इन्होंने टिकायत प्रकाश, इनका ग्रंथ है टिकायत प्रकाश नामक अलंकार ग्रंथ संवत 1849 में बनाया। तो टिकायत प्रकाश जो है वो एक अलंकार ग्रंथ है। अपने दूसरे ग्रंथ रस विलास में इन्होंने रस निरूपण किया है। ये अपने ग्रंथों के कारण इतनी प्रसिद्ध नहीं है जितने कि अपने भड़ौओं के लिए। इन भड़ौओं का एक संग्रह भड़ौवा संग्रह के नाम से भारत जीवन प्रेस द्वारा प्रकाशित हो चुका है। भड़ौवा हास्य रस के अंतर्गत आता है। इसमें किसी की उपहासपूर्ण निंदा रहती है। यानी ये जो है इसमें एक किसी भी की भी एक उपहासपूर्ण निंदा रहती है। यह प्रायः सब देशों में साहित्य का अंग रहा है। जैसे फारसी और उर्दू की शायरी में हजों का एक विशेष स्थान है, वैसे ही अंग्रेजी में सटायर का। पूर्वी साहित्य में उपहास काव्य के लक्ष्य अधिकतर कंजूस, अमीर या आश्रयदाता ही रहे हैं। और यूरोपीय साहित्य में समसामयिक कवि और लेखक। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भड़ौवा है वो जिस प्रकार फारसी और उर्दू में हज होते हैं और अंग्रेजी में सटायर होते हैं, उसी प्रकार ये है। इसमें यूरोप के उपहास काव्य में साहित्यिक मनोरंजन की सामग्री अधिक रहती है। उर्दू साहित्य में सौदा हजों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने किसी अमीर के दिए घोड़े की इतनी हंसी की है कि सुनने वाले लोटपोट हो जाते हैं। इसी प्रकार किसी कवि ने औरंगजेब की दी हुई हथनी की निंदा की है। तिमिर लंग लई मोल चली बाबर के हल के, रही हुमायूं संग फेरी अकबर के दल के, जहांगीर जस लियो पीठ को भार हटायो, सा जहां करी न्याय ताहि पुनि मणि चटायो। इस पद्धति के अनुयायी बेनी जी ने भी कहीं बुरी रजाई पाई तो उसकी निंदा की, कहीं छोटे आम पाए तो उसकी निंदा जी खोल कर की। तो जो भड़ौवा है उसमें निंदा, उपहासपूर्ण निंदा की जाती है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कहीं पर बुरी रजाई पाई तो उसकी निंदा की, और कहीं पर छोटे आम पाए तो उसकी जी खोलकर निंदा की। तो ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। पर जिस प्रकार उर्दू के शायर कभी कभी दूसरे कवि पर छीटा दे दिया करते हैं, उसी प्रकार बेनी जी ने भी लखनऊ के ललक दास महंत, इन्होंने सात्योपाख्यान, यानी ललक दास महंत के बारे में बताया जा रहा है। इन्होंने सातोपाख्यान नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमें राम कथा बड़े विस्तार से चौपाइयों में कही है। लखनऊ के ललंत महंत पर कुछ कृपा की है, जैसे बाजी ऐसे डल मऊ, बसंत जैसे मऊ के जुलाहे, लखनऊ के ललक दास। इनका टिकैत प्रकाश संवत 1849 में और रस विलास 1874 में बना है। यहाँ पर टिकैत प्रकाश और रस विलास का समय दिया जा रहा है, अतः इनका कविता काल संवत 1849 से 1890 तक माना जा सकता है। इनकी कविता के कुछ नमूने यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अली डसे अधर सुगंध पाए, आनन को कानन में ऐसे चारू चरण चलाए हैं। घर घर घाट घाट बाट बाट ठाट ठटे, बेला ओ कुबेला फिरे चले लियो आस पास। चींटी को चलावे को मसा के मुख आपू जाए, श्वास की पवन लागे कोसन भगत है। ऐनक लगाए मरु मरु के निहारे जात, अनु परमाणु की समानता खगत है। तो ये पंक्तियां हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। फिर अगले कवि हैं बेनी प्रवीण। ये लखनऊ के वाजपेयी थे और लखनऊ के बादशाह गाजीउद्दीन हैदर के दीवान राजा कस्तया
कृष्ण कायस्थ के पुत्र नवल कृष्ण उर्फ लल्लन जी के आश्रय में रहते थे। तो इनके आश्रयदाता राजा हो गए नवल कृष्ण उर्फ लल्लन जी, इनके आश्रयदाता राजा हो गए, जिनकी आज्ञा से संवत 1874 में इन्होंने नौ शतरंग नामक ग्रंथ बनाया था। इसके पहले श्रृंगार भूषण नाम के एक ग्रंथ ये बना चुके थे। तो श्रृंगार भूषण के बाद इन्होंने 9 शतरंग एक ग्रंथ बनाया। ये कुछ दिन के लिए महाराज नाना राव के पास बिठूर भी गए थे और उनके नाम पर नाना राव प्रकाश नामक अलंकार का एक बड़ा ग्रंथ कवि प्रिया के ढंग पर लिखा था। तो नाना राव प्रकाश जो इनका ग्रंथ है वो इन्होंने केशव दास की कवि प्रिया के ढंग पर लिखा है। खेद है इनका कोई ग्रंथ अब तक प्रकाशित ना हुआ। इनके फुटकल कविता तो इधर उधर बहुत कुछ संग्रहित और उद्धृत मिलते हैं। कहते हैं बेनी बंदीजन भड़ौआ वाले से इनसे एक बार कुछ वाद हुआ था, जिससे प्रसन्न होकर इन्होंने इन्हें प्रवीण की उपाधि दी थी। तो इनका एक विवाद हुआ था बेनी बंदीजन से, तो जिसके बाद उन्होंने इनको प्रवीण की उपाधि दी थी। पीछे से रुग्ण होकर ये सपत्नीक आबू चले गए और वहीं इनका शरीरपात हुआ, यानी वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें कोई पुत्र ना था। इनका 9 शतरंग बहुत मनोहर ग्रंथ है। उसमें नायिका भेद के उपरांत रस भेद और भाव भेद का संक्षेप में निरूपण हुआ है। उदाहरण और रसों के भी दिए गए हैं। पर रीतिकाल के रस संबंधी ग्रंथों की भांति यह श्रृंगार का ही ग्रंथ है। इसमें नायिका भेद के अंतर्गत प्रेम क्रीड़ा बहुत ही सुंदर कल्पनाएं भरी पड़ी हैं। यानी इनका जो ग्रंथ है 9 शतरंग, उसमें नायिका भेद के अतिरिक्त प्रेम क्रीड़ा की भी बहुत ही सुंदर कल्पनाएं भरी पड़ी हैं। भाषा इनकी बहुत साफ सुथरी और चलती है। बहुतों की भाषा की तरह लद्दू नहीं है। ऋतुओं के वर्णन भी उद्दीपन की दृष्टि से जहाँ तहाँ रमणीय हो सकते हैं किए गए हैं, जिनमें प्रथा अनुसार भोग विलास की सामग्री बहुत कुछ आ गई है। अभिसारिका आदि कुछ नायिकाओं के बड़े ही सरस हैं। फिर यहाँ से ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। ये ब्रज भाषा के मति राम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं, जान पड़ता है। श्रृंगार के लिए सवैये से विशेष उपयुक्त समझते हैं। श्रृंगार रस के वर्णन के लिए ये सवैया अधिक उपयुक्त समझते हैं। कविता के कुछ नमूने नीचे दिए गए हैं। भोर ही नेति गई तुम्हें वह गोकुल गांव की ग्वालिनी गोरी, अधिक राती लो बेनी प्रवीण कहा डिगरा की करी बरजोरी। फिर ये इम्पॉर्टेंट है। शोभा पाई कुंज भौन जहाँ जहाँ कीन्हो गौन, सरस सुगंध पौन पाई मधुपनी है। फिर अगले कवि आते हैं जसवंत सिंह द्वितीय। ये बघेल क्षत्रिय 13वां कन्नौज के पास के राजा थे और बड़े विद्या प्रेमी थे। इनके पुस्तकालय में संस्कृत भाषा की बहुत सी ग्रंथ हैं। इनका कविता काल संवत 1856 अनुमान किया जाता है। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, एक शालीहोत्र और दूसरा श्रृंगार शिरोमणि। तो 2 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। यहाँ इसी दूसरे ग्रंथ से प्रयोजन है, जो श्रृंगार रस का एक बड़ा ग्रंथ है। यानी श्रृंगार शिरोमणि जो है वो श्रृंगार रस का एक बड़ा ग्रंथ है। कविता साधारण है। एक कविता यहाँ पर दिया जा रहा है। घनन के ओर सोर चारों ओर मोरन के, अति चित चोर तैसे अंकुर मुने रहे। कोकिलन कूक हुक ओती बिरहिन हिये, लूक से जगत चिर चारण चुने रहे। फिर 50वें नंबर पे कवि आते हैं यशोदा नंदन। इनका बहुत कुछ वृत्त ज्ञात नहीं। शिव सिंह सरोज में जन्म संवत 1828 में लिखा पाया जाता है। तो यशोदा नंदन का जो जन्म है वो शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेंगर ने संवत 1828 बताया है। इनका एक छोटा सा ग्रंथ बरवे नायिका भेद मिलता है, जो निसंदेह अनूठा है और रहीम वाले से अच्छा नहीं तो उसकी टक्कर का है। यानी रहीम का भी नायिका भेद एक ग्रंथ है ना, तो उसकी वो कह रहे हैं शुक्ल जी उसके बारे में कि अगर उससे अच्छा नहीं है तो उसकी टक्कर का तो जरूर है। इसमें 9 बरवे संस्कृत में और 53 ठेठ अवधी भाषा में है। 9 बरवे जो संस्कृत में दिए हैं और 53 बरवे
ठेठ अवधी भाषा में है। अत्यंत मृदुल कोमल भाव, अत्यंत सरल और स्वाभाविक रीति से व्यंजित है। भावुकता ही कवि की प्रधान विभूति है। इन दृष्टि से इनकी यह छोटी सी रचना बहुत ही बड़ी रचना से मूल्य में बहुत अधिक है। कवियों की श्रेणी में निसंदेह उच्च स्थान के अधिकारी हैं। फिर यहाँ पे इनके बरवे के नमूने दिए गए हैं। यदि चा भवती, ये संस्कृत वाले का दिया जा रहा है। यदि चा भवती बुद्धि मिलनम किम त्रिदिवेन, यदि चा भवती षठ मिलनम किम निर्यण। फिर अगले आते हैं कारण कवि। ये षटकुल कान्य कुब्जी के अंतर्गत पांडे थे और छत्रसाल के वंशधर पन्ना नरेश महाराज हिंदुपति की सभा में रहते थे। तो महाराज हिंदू कवि इनके आश्रयदाता हो गए, हिंदुपति। इनका कविता काल संवत 1860 के लगभग माना जा सकता है। इन्होंने साहित्य रस और रस कल्लोल नामक 2 रीति ग्रंथ लिखे हैं। साहित्य में इन्होंने लक्षणा, व्यंजना, ध्वनि भेद, रस भेद, गुण दोष आदि काव्य के प्रायः सब विषयों पर विस्तार से वर्णन किया है। यानी इन सारे विषयों पर ही इन्होंने लिखा है। इस दृष्टि से यह एक उत्तम रीति ग्रंथ है। कविता भी इनकी सरस और मनोहर है। इससे इनका एक सुविज्ञ कवि होना प्रसिद्ध है। फिर यहाँ पर एक कविता दिया है। कटंकित होत गात विपिन समाज देखी, हरि हरि भूमि हेरी हियो लरजतु है। एते पेना करन धुनि परत मयूरन की, चातक पुकारी तेह ताप सरजतु है। फिर 52 नंबर के कवि हैं गुरदीन पांडे। इनके संबंध में कुछ ज्ञात नहीं है। इन्होंने संवत 1860 में बाग मनोहर नामक एक बहुत बड़ा रीति ग्रंथ कवि प्रिया की शैली पर बनाया है। तो इनका जो बाग मनोहर ग्रंथ है गुरदीन पांडे का, वो इन्होंने कवि प्रिया की शैली पर बनाया है। कवि प्रिया से इसमें विशेषता क्या है, ये यहाँ पर बता रहे हैं शुक्ल जी कि इसमें विशेषता यह है कि इसमें पिंगल भी आ गया है। इस एक ग्रंथ में ही पिंगल, रस, अलंकार, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि सब कुछ अध्ययन के लिए रख दिया गया है। इससे वह साहित्य एक सर्वांगपूर्ण ग्रंथ कहा जा सकता है। साहित्य का एक सर्वांगपूर्ण ग्रंथ कहा जा सकता है। इसमें हर प्रकार के छंद हैं। संस्कृत के वर्ण वक्तों में बड़ी सुंदर रचना है। यह अत्यंत रोचक और उपादेय ग्रंथ है। मुख शशि शशि दून कला धरे की, मुकुतागन जावक में भरे, ललित कुंद कली अनुहारी के, दसन है वृष भानु कुमारी के। फिर अगले कवि हैं ब्रह्मदत्त। ये ब्राह्मण थे और काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह के छोटे भाई बाबू दीप नारायण सिंह के आश्रित थे। इन्होंने संवत 1860 में विद्युत विलास और 1865 में दीप प्रकाश नामक एक अलंकार ग्रंथ बनाया। इनकी रचना सरल और परिमार्जित है। आश्रयदाता की प्रशंसा में यह कविता देखिए। तो इनके आश्रयदाता जो थे बाबू दीप नारायण सिंह, उनकी प्रशंसा में ये कविता इन्होंने लिखा है। कुशल कलान में करन हार कीरति को, कवि कोविदन को कल्प तरुवर है, शील सन्मान बुद्धि विद्या को निधान, ब्रह्मा मति मान हसन को मान सरवर है। फिर अगले कवि है पद्माकर भट्ट। ये रीतिकाल के कवियों में सहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। ये इम्पोर्टेंट है। इनकी रचना की रमणीयता भी इस सर्वप्रियता का एकमात्र उदाहरण है। रीतिकाल की कविता इनकी और प्रताप सिंह की वाणी द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचकर फिर हास्योन्मुख हुई है। अतः जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के परमोत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी। देश में इनका जैसा नाम गूंजा वैसा आगे चलकर फिर किसी कवि का नहीं। यानी कि ये देश में जितने प्रसिद्ध हुए, इनके बाद और कोई भी इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ, और कोई कवि इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ। ये तैलंग ब्राह्मण थे। इनके पिता मोहनलाल भट्ट का जन्म बांदा में हुआ था। ये पूर्ण पंडित और अच्छे कवि थे, जिसके कारण इनका कई राजधानियों में अच्छा सम्मान हुआ। यहाँ पर इनके पिता के बारे में बताया जा रहा है। जो मोहनलाल भट्ट थे, उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ये कुछ दिनों तक नागपुर के महाराज रघुनाथ राव यानी अप्पा साहब के यहाँ रहे। फिर पन्ना के महाराज हिंदुपति के गुरु हुए।
और कई गांव प्राप्त किए। वहां से फिर जयपुर नरेश महाराज प्रताप सिंह के यहाँ जा रहे, जहां इन्हें कविराज शिरोमणि की पदवी मिली, अच्छी जागीर मिली। उन्हीं के सुप्रसिद्ध पद्माकर जी हुए, उन्हीं के पुत्र हुए सुप्रसिद्ध पद्माकर भट्ट। पद्माकर जी का जन्म संवत 1810 में बांदा में हुआ। इन्होंने 80 वर्ष की आयु भोग कर अंत में कानपुर गंगा तट पर संवत 1890 में शरीर छोड़ दिया। ये कई स्थानों पर रहे। सुगरा के नोने अर्जुन सिंह ने इन्हें अपना मंत्र गुरु बनाया। संवत 1849 में ये गोसाई अनूपगिरी उपनाम हिम्मत बहादुर के यहाँ गए। तो ये कई राजाओं के यहाँ रहे हैं। पहले अर्जुन सिंह ने इन्हें अपना मंत्र गुरु बनाया, फिर ये हिम्मत बहादुर के यहाँ गए जो बड़े अच्छे योद्धा थे। पहले बांदा के नवाब के यहाँ रहे थे, फिर अब बादशाह के यहाँ सेना के बड़े अधिकारी हुए। इनके नाम पर पद्माकर जी ने हिम्मत बहादुर विरुदावली, तो ये जो हिम्मत बहादुर के यहाँ गए थे तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने हिम्मत बहादुर विरुदावली नाम की एक वीर रस की बहुत ही फड़कती हुई पुस्तक लिखी है। संवत 1856 में ये सितारे महाराज रघुनाथ राव प्रसिद्ध राघोवा के यहाँ गए और 1 हाथी, 1 लाख रुपए और 10 गांव पाए थे इन्होंने वहाँ से। इसके उपरांत ये महाराज जय प्रताप सिंह के यहाँ पहुँचे और वहाँ बहुत दिनों तक रहे। महाराज प्रताप सिंह के पुत्र महाराज जगत सिंह के समय में भी ये बहुत काल तक जयपुर में रहे और उन्हीं के नाम पर अपना प्रसिद्ध ग्रंथ जगत विनोद बनाया। तो ये काफ़ी सारे राजाओं के यहाँ पद्माकर भट्ट जी रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है कि जयपुर में उन्होंने अपना अलंकार ग्रंथ पद्माभरण बनाया जो दोहों में है। तो पद्माभरण जो इनका ग्रंथ है वो दोहों में है। ये एक बार उदयपुर के महाराजा भीम सिंह के दरबार में भी गए थे, जहाँ इनका बहुत अच्छा सम्मान हुआ। महाराणा साहब की आज्ञा से इन्होंने गणगौर के मेले का वर्णन किया था। महाराज जगत सिंह का परलोकवास 1860 में हुआ, अतः उसके अनंतर ये ग्वालियर के महाराज दौलत राव सिंधिया के दरबार में गए और यह कवित्व पढ़ा। मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो, कहे पद्माकर कस की काश्मीरी हु को, पंजर सो घेर के कलेंजर छुड़ावे गो। फिर सिंधिया के दरबार में भी इनका अच्छा मान हुआ। कहते हैं वहाँ सरदार उदा जी से अनुरोध से इन्होंने हितोपदेश का भाषा अनुवाद किया। ग्वालियर से ये बूंदी गए और यहाँ से फिर अपने घर बांदा में आ रहे। आयु के पिछले दिनों में ये रोगग्रस्त रहा करते थे। उसी समय इन्होंने प्रबोध पचासा नामक विराग और भक्ति रस से पूर्ण ग्रंथ बनाया। अंतिम समय में निकट जान पद्माकर जी गंगा तट के विचार से कानपुर चले गए और वहीं पर अपने जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे किए। तो जीवन के अपने अंतिम समय में ये कानपुर चले आए थे। गंगा तट पर रहकर इन्होंने अपने जीवन के 7 वर्ष पूरे किए। अपनी प्रसिद्ध गंगा लहरी इन्होंने इसी समय के बीच बनाई थी। राम रसायन नामक वाल्मीकि रामायण पर आधार पर लिखा हुआ एक चरित काव्य भी इनकी 2 चौपाइयों में है। तो इनका एक और ग्रंथ मिलता है राम रसायन, जो कि इन्होंने वाल्मीकि की रामायण के आधार पर लिखा है। उसमें इन्होंने काव्य संबंधी सफलता प्राप्त हुई है, संभव है इनका ना हो। मोतीराम जी की रसराज के समान, वे यहाँ से पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। मोतीराम जी की रसराज के समान पद्माकर जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है। फिर यहाँ से ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाले कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये पद्माकर भट्ट के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की हैं। ऐसी कल्पना असमर्थ पदावली के बीच व्यर्थ फड़फड़ाया करती है। कल्पना और वाणी के साथ जिस भावुकता का संयोग होता है वही उत्कृष्ट काव्य के रूप में विकसित हो सकती है। भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है।
कहीं तो इसकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनप्रासों की मिलिंद झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से क्षुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती हुई और कड़कती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर गंभीर होकर मनुष्य के जीवन को विश्रांति की छाया दिखाती है। फिर सारांश यह है कि यहाँ से पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई पड़ती है। अनुप्रास की प्रवृत्ति तो हिंदी की प्रायः सब कवियों में आवश्यकता से अधिक रही है। पद्माकर जी भी उनके प्रभाव से नहीं बचे हैं। तो अनुप्रास की प्रवृत्ति के प्रभाव से पद्माकर जी भी नहीं बचे हैं, पर थोड़ा ध्यान देने पर यह प्रवृत्ति इनमें अरुचिकर सीमा तक कुछ विशेष प्रकार के पद्यों में ही मिलेगी, जिनमें ये जानबूझकर शब्द चमत्कार प्रकट करना चाहते थे। अनुप्रास की दीर्घ श्रृंखला अधिकतर इनके वर्णनात्मक पद्यों में पाई जाती है, जहाँ मधुर कल्पना के बीच सुंदर कोमल भाव तरंग का स्पंदन है। वहाँ की भाषा बहुत ही चलती, स्वाभाविक और साफ सुथरी है। वहाँ अनुप्रास भी बहुत से संयत रूप में है। यानी अनुप्रास की प्रवृत्ति इनकी ग्रंथों में पाई जाती है, लेकिन इतनी नहीं है। कहीं कहीं इन्होंने जानबूझकर चमत्कार प्रकट करने के लिए प्रयोग किया है उसका। भाव मूर्ति विधायिनी कल्पना का क्या कहना। ये ऊहा के बल पर, यहाँ से पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयास के कवि ना थे। हृदय की सच्ची प्रेरणा स्वाभाविक थी इनमें स्वाभाविक थी। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसे मूर्तिमान कर देते थे कि सुनने वालों का हृदय आप से आप हामी भरता। यह लाक्षणिकता इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है। फिर यहाँ पर इनकी पद्माकर जी की कविता कुछ नमूने दिए जा रहे हैं। फागु की भीड़ अभीरन में गही, गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर नाई अबीर की झोरी। ऊपर नाई अबीर की झोरी। फिर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। आई संग आलिन की ननंद पठाई नीठी, सोहन सोहाई शीस इड़री सुपटकी। फिर गोकुल के कुल के गली के गोप गावन के, जौ लगी कछु को कछु भानत भनय नहीं। नीकी की निहारे ताहि भरत मने नहीं, हो तो श्याम रंग में चोरई चित चोरा चोरी। फिर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। आरस को आरत संभारत ना शीस पट, गजब गुजराती गरीबन की धार पर, कहे पद्माकर सुरासव सरसार तैसे, बिथुरी बिराजे बार हिरन के हार पर, छाजत छबीले छिति छहरी छरा के छोर, भोर उठी आई केली मंदिर के द्वार पर। फिर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। एहो नंदलाल ऐसी व्याकुल परी है बाल, हाल ही चलो तो चलो जोरी जुर जाएगी। फिर ये वाली, चलो सुनी चंद्रमुखी चित में सुचैन करी, तित बिन बागन घनेरे अलित घूमी रहे, कहे पद्माकर मयूर मंजू नाचत है, चाय सो चकोरनी चकोर चुमी चुमी रहे, कदम अनार आम अगर अशोक थोक, लतनी समेत लोने लोने लगी भूमि रहे, फूली रहे फली रहे फबी रहे फैली रहे, झपी रहे झली रहे झुकी रहे झूमी रहे। तीखे देग वाहि जे सिलाही कढ़े घोड़न पे, स्याही चढ़े अमित अरिंदन की पहल में। फिर ये वाली पंक्तियां, साज चतुरंग चमु चंग चीतिबे के हेतु, हिम्मत बहादुर चढ़त पर फैल पे। फिर अगले कवि हैं ग्वाल कवि। ये मथुरा के रहने वाले बंदीजन सेवाराम के पुत्र थे। ये ब्रज भाषा के अच्छे कवि हुए। इनका कविता काल संवत 1879 से 1918 तक है। अपना ग्रंथ यमुना लहरी, तो जैसे पद्माकर भट्ट का था गंगा लहरी, इसी तरह इन्होंने अपना ग्रंथ बनाया यमुना लहरी। इन्होंने संवत 1879 में और अंतिम ग्रंथ भक्त भावना 1919 में बनाया। रीति ग्रंथ इन्होंने 4 लिखे हैं। रसिकानंद अलंकार ग्रंथ है ये एक, रस रंग, इसका समय 1904 है। कृष्ण जू को नक्शिक संवत 1884, दूषण दर्पण 1891,
ये सारे इनके ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त इनके दो और ग्रंथ मिले हैं, हमीर हट संवत 1881 और गोपी पचीसी। ये दो ग्रंथ इनके और मिलते हैं। और भी दो ग्रंथ इनके लिखे कहे जाते हैं, राधा माधव मिलन और राधा अष्टक। कवि हृदय विनोद इनकी बहुत सी कविताओं का संग्रह है। रीतिकाल की सनक, फिर ये पंक्तियाँ इनकी इम्पॉर्टेंट है। रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में 9 रस और 6 ऋतु सुझाई पड़ी हैं। भाषा इनकी चलती और व्यवस्थित है। वाग विदग्धता भी इनमें अच्छी है। 6 ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वही श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का। इनके ऋतु वर्णन के कवित्व लोगों के मुँह से अधिक सुने जाते हैं, जिससे बहुत से भोग विलास के अमीरी सामान भी गिनाए गए हैं। तो इनके ग्रंथों में ऋतु वर्णन के अतिरिक्त बहुत से भोग विलास के सामान भी गिनाए गए हैं। ग्वाल कवि ने, फिर यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और इन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। इन्होंने ठेठ पूर्वी, हिंदी, गुजराती और पंजाबी भाषा में कुछ कवित्व सवैया लिखे हैं। फिर फारसी शब्दों का इन्होंने बहुत प्रयोग किया है। सारांश यह है कि ये विदग्ध कुशल कवि थे, पर कुछ फक्कड़पन लिए हुए। इनकी बहुत सी कविता बाजारी है, क्योंकि ये इधर उधर देशाटन करते थे, इसलिए इनकी कविता इस तरीके की है। फिर यहाँ पर उदाहरण दिए जा रहे हैं। ग्रीष्म की गजब धुकी है धूप धाम धाम, गर्मी झुकी है जाम जाम अति तापिनी, भीजे खस भीजन झलेहु न सुखात स्वेद, गात न सुहात बात दावा सी डरापिनी। फिर मोरन के सोरन की नैको न मरोर रही, घोरव रही न घन घने या फरद की। फिर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। जाकी खूब खूबी खूब खूबन की खूबी यहाँ, ताकि खूब खूबी खूबी नब गहना, जाकी बद जाती यहाँ चारण में, ताकि बद जाती यहाँ उराहना। फिर ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है। दिया है खुदा ने खूब खुशी करो ग्वाल कवि, खाओ पियो देव लेब यही रह जाना है। फिर अगले कवि आते हैं प्रताप शाही। ये रतन सेन बंदीजन के पुत्र थे और चरखारी बुंदेलखंड के महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। तो इनके आश्रयदाता राजा हो गए महाराज विक्रम शाही। इन्होंने संवत 1882 में व्यंग्यार्थ कौमुदी, संवत 1866 में काव्य विलास की रचना की। इन्होंने इन दोनों परम प्रसिद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त, यानी ये 2 ग्रंथ इनके प्रसिद्ध थे, व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास। इसके अतिरिक्त इन्होंने निम्नलिखित पुस्तकें और बनाई हैं, जिसमें है जयसिंह प्रकाश 1852, श्रृंगार मंजरी 1889, श्रृंगार शिरोमणि 1894, अलंकार चिंतामणि संवत 1894, काव्य विनोद संवत 1896, रसराज की टीका संवत 1896, रत्न चंद्रिका सतसई की टीका है ये, संवत 1896 इसका समय है। जुगल नक्षिक सीताराम का नक्षिक का वर्णन है, बलभद्र नक्षिक की टीका। इतनी ग्रंथ इनके और मिलते हैं। इनकी सूची के अनुसार इनका कविता काल संवत 1880 से 1900 तक ठहरता है। पुस्तकों के नाम से ही इनकी साहित्य मर्मज्ञता और पांडित्य का अनुमान हो सकता है। फिर यहाँ से ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं इनके बारे में। आचार्यत्व में इनका नाम मती राम श्रीपति और दास के साथ आता है और एक दृष्टि से इन्होंने उनके चलाए हुए कार्य को पूर्णता को पहुंचाया था। लक्षणा व्यंजना उदाहरणों की एक अलग पुस्तक ही व्यंग्यार्थ कौमुदी के नाम से रची है। तो इन आचार्यों में इनका नाम भी आता है और इनके द्वारा जो मतीराम श्रीपति और भिखारीदास ने जो चलाया था कार्य, उसको इन्होंने पूर्ण किया है। व्यंजना लक्षणा के उदाहरणों के लिए इन्होंने व्यंग्यार्थ कौमुदी ग्रंथ की रचना की है। इसमें कवित्व, दोहे, सवैये मिलाकर 130 पद हैं, जो सब व्यंजना या स्वार्थी के उदाहरण हैं। साहित्य मर्मज्ञ तो बिना कहे ही समझ सकते हैं कि ये उदाहरण अधिकतर वस्तु व्यंजना के ही हैं। वस्तु व्यंजना को बहुत दूर तक घसीटने पर बड़ी चक्करदार ऊहा पोह का सहारा लेना पड़ता है।
और व्यंग्यार्थ तक पहुँच केवल साहित्यिक रूढ़ि के अभ्यास पर अवलंबित है। नायिकाओं के भेदों, रसादि के सब अंग तथा भिन्न भिन्न बंधे उपमान का अभ्यास न रखने वाले के लिए ऐसे पद पहेली समझिए। उदाहरण के लिए व्यंग्यार्थ कौमुदी के यह सवैया लीजिए। यहाँ पर इसका एक उदाहरण दिया जा रहा है। सिख सिखाई न मानती है, बर ही बस संग सखिन के आवे, खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृथा कत जाम बितावे। सहृदयों की समान दृष्टि में तो वह संधि की मधुर क्रीड़ावृत्ति का यह परम मनोहर दृश्य है, पर फन उस्ताद लोगों की आंखें एक और ही ओर पहुंचती हैं। वे इसमें व्यंग्यार्थ निकालते हैं। घड़े के पानी में अपने नेत्र का प्रतिबिंब देख उसे मछलियों का भ्रम होता है। इस प्रकार का भ्रम एक अलंकार है। अतः तो घड़े के पानी में अपने नेत्र को देखकर उसे मछलियों का भ्रम होता है, ये प्रकार का एक अलंकार है। अतः यह भ्रम या भ्रांति अलंकार वही व्यंग्य हुआ। और चलिए, भ्रम अलंकार में सदृश्य व्यंग्य रहा करता है। अतः इस व्यंग्यार्थ पर पहुंचे कि नेत्र मीन के समान है। अब अलंकार का पीछा छोड़िए, नायिका भेद की तरफ आइए। वैसा भ्रम जैसा ऊपर कहा गया है अज्ञात यौवना को हुआ करता है। अतः ऊपर यह सवैया अज्ञात यौवना का उदाहरण हुआ। यह इतनी बड़ी, तो ये जो हम लोग ने पढ़ा था, घड़े के पानी में अपने नेत्र के प्रतिबिंब को देखकर उसे मछली का भ्रम होता है, तो ये अज्ञात यौवना का एक उदाहरण है। यह इतनी बड़ी अर्थ यात्रा रूढ़ि के सहारे हुई जब तक यह ज्ञात ना हुआ कि काव्य परंपरा में आँख की उपमा मछली से दिया करते हैं, तब तक यह सब अर्थ स्फुट नहीं हो सकता। फिर यहाँ से पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। प्रताप शाही का यह कौशल अपूर्व है। उन्होंने एक ग्रंथ के अनुरूप नायिका भेद की क्रम से सब पद रखे हैं, जिससे उनके ग्रंथ को जी चाहे तो नायिका भेद का एक अत्यंत सरस और मधुर ग्रंथ भी कह सकते हैं। यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम, श्रीपति और दास जी से ये कुछ बीच ही ठहरते हैं। तो मतीराम, श्रीपति से ये कुछ ज़्यादा ही ठहरते हैं, कम नहीं है। इधर भाषा की स्निग्ध सुख, सरल गति, कल्पना की मूर्तिमता और हृदय की द्रवणशीलता मतीराम, श्रीपति और बेनी प्रवीण से मेल खाती है। तो उधर आचार्यत्व इन तीनों में भी और दास से भी कुछ आगे ही दिखाई पड़ता है। तो अगर हम लोग भाषा देखें इनकी या आचार्यत्व में देखें, तब भी ये मतीराम और श्रीपति से कुछ बीच ही दिखाई पड़ते हैं, कम नहीं है। इनकी प्रखर प्रतिभा ने मानो पद्माकर के अनुप्रास योजना कभी कभी रुचिकर सीमा के बाहर जा पड़ी है, पर इस भावुक और प्रवीण की वाणी में यह दोष कहीं नहीं आने पाया है। इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि यह बराबर एक समान चलती है। उसमें न कृत्रिम आडंबर का अड़ंगा है, न गति का शैथिल्य और न शब्दों की तोड़ मड़ोड़। या इनकी जो भाषा है वो एक समान बराबर चलती है, उसमें कृत्रिम आडंबर बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी के मुक्तक कवियों में समस्या पूर्ति की पद्धति पर रचना करने के कारण एक अत्यंत प्रत्यक्ष दोष देखने में आता है। उसमें अंतिम चरण की भाषा तो गठी हुई, व्यवस्थित और मार्मिक होती है, पर शेष 3 चरणों में यह बात बहुत कम ही पाई जाती है। बहुत से स्थलों पर तो प्रथम 3 चरणों की वाक्य रचना बिल्कुल अव्यवस्थित और बहुत सी पद योजना निरर्थक होती है। पर प्रताप की भाषा एक रस चलती है। इन सब बातों के विचार से हम प्रताप जी को पद्माकर के समकक्ष ही बड़ा कवि मानते हैं। फिर यहाँ पर कुछ रचनाओं के उदाहरण दिए हैं। चंचलता अपनी तजी के रस ही, रस सो रस सुंदर पीजिए, को कितेक कहे तुमसो तिनकी कही बातन को न पतीजिए। तड़पे तड़िता चहु ओरन ते, छिति छाई समीरन की लहरें, मदमाते महाश्री गिरी श्रृंगन में, गन मंजू मयूरन के कह रहे। फिर ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है। कहाँ जानी मन में मनोरथ विचारी कौन, चेती कौन काज कौन हेतु उति आई प्रात। ये वाली पंक्ति चंचल चपला चारु चमकत चारों ओर, झूमी झूमी पुरवा धरनी परसत है। फिर ये वाली पंक्तियाँ
झुमड़ी झलानी चहु कोद में उमड़ी आज धराधर धारन अपार बरसत है। महाराज रामराज रावरो सजत दल होत मुख अमल आनंदित महेश के। फिर लास्ट कवि जो हैं वो हैं रसिक गोविंद। तो पहले कवि जिससे रीतिकाल का आरंभ मानते हैं शुक्ल जी वो थे चिंतामणि त्रिपाठी, और लास्ट कवि हैं रसिक गोविंद। ये निम्बार्क संप्रदाय के एक महात्मा हरिव्यास की गद्दी के शिष्य थे और वृंदावन में रहते थे। हरिराम व्यास जी की शिष्य परंपरा में हुए सर्वेश्वर शरण देव जी बड़े भारी भक्त हुए हैं। तो हरिराम व्यास की शिष्य परंपरा में हुए सर्वेश्वर शरण देव जी। रसिक गोविंद जी उन्हीं के शिष्य हैं। तो सर्वेश्वर शरण देव जी जो हैं उन्हीं के शिष्य हैं रसिक गोविंद। ये जयपुर राजपुताने के रहने वाले और नटाणी जाति के थे। इनके पिता का नाम शालिग्राम, माता का नाम गुमाना, चाचा मोतीराम और बड़े भाई का नाम बाल मुकुंद था। इनका कविता काल संवत 1850 से 1890 तक अर्थात विक्रम की 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अंत तक स्थिर होता है। अतः अब तक इनके 9 ग्रंथों का पता चला है। संभवतः और भी होंगे, लेकिन 9 ग्रंथ यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है रामायण सूचनिका। ये 33 दोहों में अक्षर क्रम से रामायण की कथा संक्षेप में कही गई है। तो रामायण सूचनिका जो है इसमें रामायण की कथा कही गई है संक्षेप में, लेकिन कही गई है। ये जो रचना है वो संवत 1858 के पहले की रचना है। फिर दूसरा ग्रंथ आता है रसिक गोविंद नंदघन। ये 700-800 पृष्ठों का एक बड़ा भारी रीति ग्रंथ है, जिसमें रस, नायक नायिका भेद, अलंकार, गुण, दोष आदि का विस्तृत वर्णन है। यानी ये सबसे बड़ा ग्रंथ है इनका। 700-800 पृष्ठों का ग्रंथ है। इसे इनका प्रधान ग्रंथ समझना चाहिए। इसका निर्माण काल वसंत पंचमी संवत 1858 है। यह 4 प्रबंधों में विभक्त है। इसमें बड़ी भारी विशेषता यह है कि लक्षण गद्य में है और रस, अलंकार आदि के स्वरूप पद्य में समझाने का प्रयत्न किया गया है। तो इसमें जो लक्षण दिए हुए हैं वो गद्य में दिए हुए हैं, लेकिन रसों और अलंकारों के जो उदाहरण हैं उनका स्वरूप है जो वो पद्य में दिया गया है। संस्कृत के बड़े बड़े आचार्यों के मतों का उल्लेख भी स्थान स्थान पर है। जैसे रस निरूपण इस प्रकार है। अन्य ज्ञान रहित जो आनंद सो रस। यहाँ प्रश्न है फिर, अन्य ज्ञान रहित आनंद तो निद्रा ही है। यानी अन्य ज्ञान रहित जो आनंद है वो निद्रा ही है। फिर उत्तर है इसका, निद्रा जड़ है या चेतन। फिर यहाँ पर भरत आचार्य सूत्रकर्ता का मत दिया हुआ है। मत विभाव अनुभाव संचारी भाव की जोग से रस की सिद्धि है। अथ काव्य प्रकाश का मत दिया है। कारण काज सहायक है जे लोक में इन ही को नाट्य में, काव्य में विभाव में संज्ञा है। अब टीकाकर्ता को मत, फिर यहाँ पर टीकाकर्ता का भी मत दिया हुआ है। तथा साहित्य दर्पण को मत, सत्व विशुद्ध अखंड स्वप्रकाश आनंद चित्त अन्य ज्ञान नहीं संग, ब्रह्म स्वाद सहोदर रस। इसके आगे अभिनव गुप्ताचार्य का कुछ मत विस्तार से दिया हुआ है। तो इसमें इस ग्रंथ में रस और अलंकारों के अतिरिक्त संस्कृत के बड़े बड़े आचार्यों के मतों का भी उल्लेख किया गया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा इसमें भरताचार्य, फिर टीकाकार का मत दिया हुआ है। इस तरीके की संस्कृत के आचार्यों के भी मत इसमें दिए हुए हैं। इसके आगे अभिनव गुप्ताचार्य का मत कुछ विस्तार से दिया गया है। सारांश यह है कि यह ग्रंथ आचार्यत्व की दृष्टि से लिखा गया है और इसमें संदेह नहीं कि ग्रंथों की अपेक्षा इसमें विवेचन भी अधिक है और छूटी हुई बातों का भी समावेश भी है। दोष का वर्णन हिंदी के लक्षण ग्रंथों में बहुत कम पाया जाता है। इन्होंने काव्य प्रकाश के अनुसार विस्तार से किया है। रसों, अलंकारों आदि के उदाहरण तो कुछ तो अपने हैं, पर कुछ बहुत से दूसरे कवियों के उदाहरण के चुनने में इन्होंने बड़ी सहृदयता का परिचय दिया है। यानी इसमें भी इनके कुछ उदाहरण इनके हैं और कुछ उदाहरण इन्होंने दूसरे कवियों के लिए हैं। संस्कृत के उदाहरणों के अनुवाद भी बहुत सुंदर करके रखे हैं। साहित्य दर्पण के मुग्धा के उदाहरण भी देखिए, यहाँ पर नीचे दिए हैं। आलस सो मंद मंद धरा पे धरती पाए, भीतर ते बाहर न आवे चित चाहे के।
फिर तीसरा जो इनका ग्रंथ है वो है लक्ष्मण चंद्रिका रसिक गोविंद नंद घन में आए लक्षणों का संक्षिप्त संग्रह, जो संवत 1886 में लक्ष्मण कान्यकुब्ज के अनुरोध से इन कवि ने बनाया था। फिर चौथा ग्रंथ है अष्टदेश भाषा। इसमें ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, पूर्वी आदि 8 बोलियों में राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला कही गई है। फिर पांचवा है पिंगला। छठा है समय प्रबंध। राधा कृष्ण की ऋतुचर्या 85 पदों में वर्णित है। फिर कलयुग रासो। इसमें 16 कवित्तों में कलयुग की बुराइयों का वर्णन है। प्रत्येक कवित्त के अंत में कीजिए सहाय जो कृपाल श्री गोविंद राय, कठिन कराल कलिकाल चली आयो है पद आता है। यानी कवित्त के अंत में ये ही पद आता है, प्रत्येक कवित्त के अंत में ये पद आया है। निर्माण काल है इसका 1865। फिर अगला ग्रंथ है रसिक गोविंद। चंद्रलोक या भाषा भूषण के ढंग की अलंकार की एक छोटी सी पुस्तक है, जिसमें लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में है। इसका रचना काल है 1890। फिर लास्ट ग्रंथ आता है युगल रस माधुरी। रोला छंद में राधा कृष्ण और बिहार, रोला छंद में है ये ग्रंथ। राधा कृष्ण, बिहार और वृंदावन का बहुत ही सरल और मधुर भाषा में वर्णन है इसमें, जिससे इनकी सहृदयता और निपुणता पूरी टपकती है। कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी जा रही हैं इसकी। मुकुलित पल्लव फूल सुगंध परागहि झारत, जुग मुख निरख विपिन जनु राय लोन उतारत, फूलन फलन के भार डार झुकी यो छवि छाजय, मनु पसारी दई भूजा देन फल पथिकन काजय। तो ये जो पंक्तियां हैं ये युगल रस माधुरी की पंक्तियां हैं। तो यहाँ से हमारा ये प्रकरण 2 है जो वो ख़त्म होता है। अब हम लोग इसके MCQs को सॉल्व करेंगे कल वाली क्लास में। आप लोग इसको मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर भी जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ पर मैंने इसकी बुक की PDF को शेयर कर दिया है, तो वहाँ से आप लोग चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं जाके। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए।